सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम 2-3 दिनों से हमारे लेक्चर्स में व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द बेसिक्स। तो अभी तक जो हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो चलो आइए एक बार उसको मॉड्यूल से कवर कर लेते हैं। और जैसे जैसे फिर मॉड्यूल में हमारे पास कुछ नई चीजें भी आएंगी, तो उसको भी हम साथ साथ समझते चलेंगे। ठीक है। तो चलिए आइए, आप लोग अपने मॉड्यूल के जो मॉड्यूल है मीन्स द मटेरियल गिवन बाय द आईसीएसआई आर इंस्टीट्यूट, आइए पेज नंबर 39 पर आइए उसके। ठीक है। तो पेज नंबर 39 पर आएंगे, आप लोगों को एक टॉपिक मिलेगा नीचे की तरफ। एक टॉपिक मिलेगा असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैसे ये टॉपिक मैंने लास्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस किया था, याद है। तो आइए प्लीज ये टॉपिक देखेंगे, असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मिल गया? मिल गया आप सबको? चलिए पेज नंबर 39 पर देखेंगे सब। पेज नंबर 39। हाँ जी। चलिए, कह रहे हैं द सेक्शन 10। बच्चों आपको ये सेक्शन अच्छे से लर्न करना है। द सेक्शन नंबर 10, सेक्शन नंबर 10 ने हमें बताया है क्या, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स। कह रहे सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इफ कब, अगर फ्री कंसेंट है, इफ देयर इज फ्री कंसेंट, पार्टीज आर competent टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कैपेसिटी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। बच्चों ये लाइन अभी पेंडिंग है, ये लाइन अभी पेंडिंग है। ठीक है, इसे हम बाद में करेंगे, पहले इतना पढ़ेंगे। कह रहे कि सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, मतलब एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा, सिंपल शब्दों में एनफोर्सेबल बाय लॉ। मतलब अगर उसमें वैलिड एलिमेंट्स हैं, असेंशियल एलिमेंट्स हैं, तो हम उसे उस एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। तो वो असेंशियल एलिमेंट क्या है, पहले वही देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था देयर मस्ट बी एन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। बच्चे लिखते चलेंगे अपने मॉड्यूल में। हाँ जी, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मतलब एन ऑफर मस्ट बी मेड बाय वन पार्टी एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड बाय द पार्टी टू whom ऑफर इज मेड। मतलब जिसको ऑफर दिया गया है वो उसे एक्सेप्ट कर ले, दैट इज एक्सेप्टेंस बाय द अदर पार्टी, जिससे क्या हो जाए, एग्रीमेंट। ठीक है। अब ये जो टर्म है कंसेंसस एड एडेम, अभी इसको भी पेंडिंग रखेंगे बच्चों, ये भी करेंगे हम। बच्चों एक इसको भी पेंडिंग रखेंगे। ठीक है। तो पेंडिंग के लिए काम कर लेते हैं, मैं कलर थोड़ा अलग ले लेता हूँ सो दैट आपको इजी रहे। दिस पॉइंट इज पेंडिंग, दिस पॉइंट इज ऑल्सो पेंडिंग। ग्रीन कलर से अभी पेंडिंग है। ठीक है। ग्रीन कलर से जो मैंने अभी मार्क करा है वो अभी पेंडिंग है, उसके अलावा हम करते चल रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज देयर शुड बी एन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। सेकेंड, एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, मतलब लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। दैट मीन्स इंटेंशन टू हैव लीगल, इंटेंट का मतलब होता है इंटेंशन, इंटेंट का मतलब भी क्या होता है, इंटेंशन टू हैव लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। कह रहे लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी होने जरूरी हैं। इंटेंशन टू हैव लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, इज दैट क्लियर। तो आइए, पहला कह रहे हैं इंटेंट टू क्रिएट लीगल रिलेशंस, इंटेंट टू क्रिएट लीगल रिलेशंस, इंटेंशन टू हैव लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी होने चाहिए। ठीक है। मतलब कल अगर ब्रीच हो जाए, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इफ देयर इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, if there is breach of contract, then parties must be in a position to legally चैलेंज कर सके, उन्हें कोर्ट में लेकर जा सके, लीगली उन्हें चैलेंज कर सके। ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट, पेज नंबर 40 पर आइए। द एग्रीमेंट शुड बी सपोर्टेड बाय लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। द पार्टी शुड बी कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, कैपेबल किसको बोलोगे, हु इज मेजर, मेजर किसको बोलते हैं हम, जिसकी एज 18 साल से ज्यादा हो, जो साउंड माइंड का हो। ठीक है। एंड डिसक्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए, नॉट डिसक्वालिफाइड बाय लॉ। ये बातें हमने डिस्कस करी है बच्चों, नॉट डिसक्वालिफाइड बाय लॉ। यस और नो?
समझ आ रही है बातें? देयर शुड बी जेन्युइन कंसेंट, मतलब देयर शुड बी फ्री कंसेंट। और फ्री कंसेंट का मतलब हमने क्या सीखा था? एग्री ऑन द सेम थिंग, एग्री ऑन सेम थिंग इन सेम सेंस, एग्री ऑन द सेम थिंग इन सेम सेंस, एक ही चीज पर एग्री करना एक ही तरीके से, ठीक है? तो उसे हमने क्या बोला था? फ्री कंसेंट। इज इट क्लियर? बच्चे नोट डाउन कर रहे हो ना आप लोग? साथ साथ हाईलाइट करते चलना। देन नेक्स्ट, द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिस काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, दैट शुड बी लीगल, कंसिडरेशन लीगल होना चाहिए, वो ऊपर भी आ गया, मतलब इट शुड बी लीगल एंड नॉट अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी। अपोज्ड का मतलब होता है अगेंस्ट, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर? पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। चले आगे, चलिए। द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर सर्टेन, सर्टेन बोले तो क्लियर, ठीक है? कोई भी कंफ्यूजन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट, इट शुड बी कैपेबल ऑफ परफॉर्म, मतलब इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए। ध्यान है, चांद सितारे वाली बात बताई थी, तो इट शुड बी पॉसिबल टू परफॉर्म। सर ऑब्जेक्ट का मतलब बता दो एक बार दोबारा। जैसे पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मेरा पर्पस है आपसे घर खरीदने का, तो इट इज अ लीगल। अगर मैं आपको कहता हूं कि मिस्टर जेड का कत्ल कर दो, तो पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज इलीगल। तो यहाँ पे कह रहे हैं जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट का, जो मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, दैट शुड बी लीगल। आई बात समझ में? और ये सारे पॉइंट्स है जो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस करे थे। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? तो जिसका सबसे पहला क्या था? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। सबसे पहला क्या था? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। सेकेंड, लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। फिर लॉफुल कंसिडरेशन, कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट, सर्टेन होना चाहिए एंड पॉसिबल टू परफॉर्म। ठीक है? तो अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यही चीज देखिए, तो क्या बोलेंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को? देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मतलब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ठीक है? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। देयर शुड बी फ्री कंसेंट, देयर शुड बी फ्री कंसेंट। इट शुड बी सपोर्टेड बाय लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड बिटवीन द competent parties. Is that clear? So these are the main points. सबसे कह रहे हैं, सबसे पहले देयर शुड बी एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट किसके बीच में होना चाहिए? कंपीटेंट पार्टीज के बीच में। देयर शुड बी लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट। इज दैट क्लियर और नॉट? ये वाली बात समझ आ गई या नहीं आ गई? ठीक है, तो चलिए, ये बात मैंने आपको अच्छे से समझा दी। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, दैट विल बी ओनली एंड ओनली ऑफर। अभी मैं आज जो आपके साथ डिस्कस करूंगा दैट विल बी ऑफर। तो आइए, ऑफर किसे कहते हैं? व्हाट इज एन ऑफर? तो देखिए, व्हेन वन पार्टी मेक्स अ प्रपोजल टू अनदर पार्टी, जो पर्सन ऑफर दे रहा है उसे क्या बोलते हैं? ऑफरर। जिसे ऑफर दिया जा रहा है उसे क्या बोलते हैं? ऑफरी। तो यहाँ पे कह रहे हैं व्हेन वन पार्टी मेक्स प्रपोजल टू अनदर पार्टी एंड द ऑफरी एक्सेप्टेड, मतलब जिसको दिया गया था ऑफर वो एक्सेप्ट कर लेता है इन इट्स एंटायरिटी। एंटायरिटी का मतलब होता है कंप्लीट, जो बोला गया वो पूरे तरीके से एक्सेप्ट कर लेता है। एंड विदाउट एनी क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन का मतलब होता है कंडीशन, बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी कंडीशन के, ठीक है? देन इट इज सेड टू बी एन एग्रीमेंट। देन इज सेड टू बी एन एग्रीमेंट। ध्यान से सुनना, क्या बोल रहे हो सर आप? अभी ऑफर करा रहे हो और एग्रीमेंट बोल रहे हो, तो ध्यान से सुनो क्या कह रहा हूं। जब एक पर्सन ने ऑफर किया, जब ऑफरर ने ऑफर किया ऑफरी को, ठीक है? यहां तक तो समझ आया?
और फिर आगे ऑफरी ने उसे क्या कर लिया, एक्सेप्ट भी तो कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया ना, नाउ इट बिकम्स रादर अ प्रॉमिस। और जब इसका कंसिडरेशन भी जुड़ा हुआ है तो व्हाट वी विल डू, वी विल कॉल इट एज एग्रीमेंट। हम इसे क्या बोलेंगे, एग्रीमेंट। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? अब समझ में आई है बात, नहीं आई? जब ऑफर दिया गया और ऑफर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो ये क्या बन गया अब, प्रॉमिस। ठीक है, बिना किसी कंडीशन के अगर एक्सेप्ट कर लिया तो इसे क्या बोलेंगे, प्रॉमिस। ठीक है, तो यहां पे देखिए ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, अ प्रपोजल इज ऑल्सो टर्म्ड एज ऑफर। द वर्ड प्रपोजल का इंग्लिश वर्ड हो गया ऑफर। ठीक है, ऑफर इज अ प्रपोजल बाय वन पर्सन। ऑफर क्या है, एक पर्सन जब प्रपोजल करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑफर। जहां पर वो एक्सप्रेस करता है इज विलिंगनेस, विलिंगनेस किस चीज की, टू कुछ करने की या फिर कुछ ना करने की, टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन इन रिटर्न ऑफ अ प्रॉमिस एक्ट और फॉरबियरेंस। बच्चों इसको अच्छे से लर्न भी करना है, अंडरलाइन भी करना है और समझना भी है। आइए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं जब एक पर्सन एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहता है, क्यों एंटर करना चाहता है, बदले में कुछ पाना चाहता है, बदले में प्रॉमिस चाहता है, कोई एक्ट चाहता है, या फिर कोई फॉरबियरेंस, फॉरबियरेंस का मतलब कुछ ना करने का है। लिखिए, ना करने का एक्ट। जैसे अगर आपको वो ध्यान है, मैंने एक एग्जांपल दिया था, नॉट टू डू समथिंग, इसको कहते हैं नॉट टू डू समथिंग। मैं आपको 50,000 रुपये महीना दूंगा अगर आप अपनी दुकान मेरी दुकान के साथ नहीं खोलोगे तो इसको कहते हैं एक्ट ऑफ फॉरबियरेंस। क्या कहते हैं इसको, एक्ट ऑफ फॉरबियरेंस। समझ आ गई बात? कुछ करने के लिए अगर पैसे दे रहा हूं, जैसे क्या, कि आप मेरे को अपना घर बेच दो, मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा, तो कुछ करने के लिए पैसे दे रहा हूं, तो एन एक्ट। क्या बोलेंगे इसे, एन एक्ट। और अगर कुछ ना करने के लिए दे रहा हूं पैसे तो उसे क्या बोलेंगे, एक्ट ऑफ फॉरबियरेंस। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, फॉरबियरेंस। तो सेक्शन 2A बच्चों, ये सेक्शन आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है, इसको मैं अलग कलर से कर देता हूं। ये बहुत अच्छे से आपको ये लर्न करना है, ये सेक्शन। सेक्शन 2 सब क्लोज ए कहता है व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू, कुछ करने की, या अब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, अब्सटेन का मतलब होता है रोकना, कुछ करने से रोका जा रहा है। जैसे अपनी दुकान तुम मत खोलो मेरी दुकान के साथ, तो मैं आपको रोक रहा हूं दुकान ओपन करने से, abstains फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। ठीक है, विद द ऑब्टेन, विद द व्यू टू ऑब्टेन द असेंट, असेंट का मतलब होता है अप्रूवल, मेरे को सामने वाले पर्सन की क्या चाहिए, अप्रूवल चाहिए। तो सच एन एक्ट ऑफ subsistence इज सेट टू मेक अ प्रपोजल। ध्यान से सुनना, मैंने जब एक पर्सन को कहा कि क्या तुम मेरे को अपना घर बेचोगे, तो मैंने किस लिए आपको ये ऑफर दिया, ये ऑफर दिया ना, ये ऑफर किस लिए दिया, आपकी अप्रूवल लेने के लिए, अप्रूवल मतलब असेंट लेने के लिए। ठीक है, मेरी इंटेंशन क्या है, टू टेक असेंट। तो सच एन एक्ट, एक्ट को क्या बोलेंगे, कंसिडरेशन। और ये जो मैंने आपको बोला, अपनी विलिंगनेस शो करी, इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको क्या बोलूंगा मैं, ऑफर। बात समझ में आ गई? तो ध्यान से सुनो, जब मैंने आपको बोला कि क्या तुम अपना घर मेरे नाम करोगे, तो ये मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारा घर खरीदूं, तो ये मेरी इच्छा को मैं क्या बोलूंगा, मेरी विलिंगनेस को मैं क्या बोलूंगा, ऑफर। ठीक है, मेरी इंटेंशन क्या है कि मैं आपका घर खरीदूं, तो मैं क्या चाहूंगा, आप मेरे ऑफर को एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो, ऑब्वियसली एक्सेप्ट करो। तो इस एक्सेप्टेंस को मैं क्या चाहूंगा, असेंट। मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे ऑफर को एक्सेप्ट करो, मेरे ऑफर को एक्सेप्ट करो, तो एक्सेप्टेंस को कहते हैं असेंट। ठीक है, देन, तो और जब आप एग्री कर जाओगे तो आपका घर मेरा और मैं आपको पैसे दे दूंगा, तो कंसिडरेशन क्या हो गया, आपका घर मेरे लिए कंसिडरेशन, और मैं जो पैसे आपको दूंगा वो आपके लिए कंसिडरेशन। समझ में आ गई? ठीक है, तो सच अ विलिंगनेस इज कॉल्ड ऑफर। जो पर्सन ऑफर दे रहा है, जैसे मैंने आपको ऑफर दिया, तो मैं क्या कहलाऊंगा, ऑफरर। मैंने आपको ऑफर दिया है, किसको दिया, आपको, तो आप क्या कहलाओगे, ऑफरी। ठीक है, तो यहां पे लिखा हुआ है द पर्सन हु इज मेकिंग द ऑफर इज कॉल्ड ऑफरर,
and the person to whom offer is made is called offeree. Is that clear? ये बात समझ आ गई? तो ये पैराग्राफ आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। किसी भी तरह का डाउट हो तो आप मेरे से जरूर डिस्कस करेंगे, ठीक है? आगे बात समझ में? चलिए बच्चों, इस पैराग्राफ को, इन दोनों पैराग्राफ्स को आपको कम से कम 3 बारी पढ़ना है। हाँ जी, इन पैराग्राफ्स को आपको कितनी बारी पढ़ना है? कम से कम 3 बारी। और जब ये 3 बारी हो जाए फिर आप मेरे से डाउट लेंगे। देन रूल्स गवर्निंग ऑफर। ऑफर कैसा होना चाहिए? सीधी सी बात है सर, ऑफर क्लियर होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, फाइनल होना चाहिए। इट शुड नॉट बी वेग। वेग का मतलब अनक्लियर, अनक्लियर नहीं होना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, a promise to pay an increased price for a horse if it's proved to be lucky to the promiser। कह रहा है प्रोमिसर ऑफर, जैसे मेरे को आपका घोड़ा खरीदना है, मान लो आपके पास एक घोड़ा है, एक हॉर्स है, मेरे को वो खरीदना है, तो मैंने आपको बोला मैं आपको ज्यादा पैसे दूंगा अगर आपका घोड़ा मेरे लिए लकी है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या? अनक्लियर। कितना ज्यादा पैसा दोगे? 1 रुपए फालतू दोगे, 2 रुपए फालतू दोगे, 2 लाख रुपए फालतू दोगे, 2 करोड़ रुपए फालतू दोगे, कितना फालतू दोगे? ठीक है, तो ये क्लियर नहीं है, इसलिए इसको बोलेंगे इट इज वेग। वेग मतलब अनक्लियर, और अनक्लियर ऑफर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। आइए, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड। इसको कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा ऑफरी को। जैसे अगर मैं अपने मन में सोचता रहूं कि आप मुझे अपना घर बेचोगे, तो बताओ आप कभी अपना घर मुझे बेचोगे? क्या आपको कृष्ण कन्हैया आएंगे और आपको बताएंगे कि राहुल आपका घर खरीदना चाहता है? नहीं ना। तो मुझे अपना ऑफर आपको कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा, ठीक है? एन ऑफर बिकम्स इफेक्टिव। ऑफर इफेक्टिव तभी होता है व्हेन इट हैज बीन कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। जब ये ऑफरी को कम्युनिकेट हो जाएगा तभी ये इफेक्टिव है, अदरवाइज वो इफेक्टिव नहीं है। द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर में बी एक्सप्रेस। एक्सप्रेस का मतलब होता है बताना। बताने के अब 2 तरीके हैं, या तो ओरल, ओरल तरीके से बता दो, या फिर रिटन। या फिर ओरल तरीके से बता दो या फिर रिटन तरीके से। एंड इट मे बी क्या कह रहे हैं? इम्प्लाइड बाय कंडक्ट। इम्प्लाइड मतलब बाय एक्शंस। इम्प्लाइड बाय कंडक्ट का मतलब होता है बाय एक्शंस। कहते हैं आप एक्शन से भी बता सकते हो। ओके, द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर में भी जनरल। सर एक बार ये इम्प्लाइड का एग्जांपल दो ना। सुनो, इसका एक एग्जांपल सुनो। जैसे क्या हुआ, मान लो कि आपने आपने बस स्टैंड जाना है। आपने कहा जाना है? बस स्टैंड जाना है, ठीक है? और एक ऑटो वाला आपके सामने आता है। एक ऑटो वाला आपके सामने आता है और बोलता है बस स्टैंड, और आप चुपचाप बैठ जाते हो। बताओ, आपने ऑफर एक्सेप्ट किया? यस, ऑफर आपने एक्सेप्ट किया। कैसे? कुछ बोला आपने? नहीं, आप चुपचाप बैठ गए। तो बाय एक्शंस, इसको कहते हैं एक्सेप्टेंस, जो इंप्लाइड है, ठीक है? ऐसे ही ऑफर भी इंप्लाइड हो सकते हैं। ऑफर इंप्लाइड कैसे हो सकते हैं? और सुनो, एक बस जा रही थी हरिद्वार तक। कहां तक जा रही थी? हरिद्वार। तीर्थ यात्रा पे हरिद्वार तक जा रही थी, ठीक है? तो वो बस खड़ी है, आपने बैठ गए जाके, और फिर आप कहते हो कि सर मेरे को हरिद्वार जाना। आप चुपचाप क्या पूछोगे कि टिकट कितने की? आप बोलोगे क्या ये हरिद्वार जाएगी? बताओ। आप चुपचाप बस में जाके बैठ गए, ठीक है? और आप क्या कंडक्टर से पूछोगे कि क्या ये हरिद्वार जाएगी? नहीं, क्योंकि आपको पता है आप बैठे ही तभी हो क्योंकि आपने भी हरिद्वार जाना है और ये बस भी हरिद्वार जा रही है, ठीक है? तो यहां पर क्या है कि आप अपने एक्शन से ऑफर दे रहे हो, एक्शन से ही एक्सेप्टेंस दे रहे हो, ठीक है? बाकी डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, थोड़ा पेशेंस रखना। देन नेक्स्ट, कम्युनिकेशन करने के भी तरीके हैं। इट मे बी जनरल और स्पेसिफिक। जनरल का मतलब, और स्पेसिफिक, पहले एक बार स्पेसिफिक का समझो। जैसे अगर मान लो चुन्नू ने मुन्नू से पूछा कि क्या मेरे साथ मूवी देखने चलोगे, और पीछे से राजू कह रहा है कि मैं चलूंगा, तो चुन्नू क्या कहेगा? तेरे से किसी ने पूछा है? तो मतलब ऑफर एक्सेप्ट भी कौन कर सकता है? सिर्फ वही कर सकता है जिसको ऑफर दिया गया। तो इसे बोलते हैं स्पेसिफिक ऑफर। मतलब जब आप एक स्पेसिफिक पर्सन को ऑफर कर रहे हो तो इसको क्या बोलेंगे हम? स्पेसिफिक ऑफर। तो क्या कह रहे हैं? व्हेन एन ऑफर इज मेड टू अ स्पेसिफिक पर्सन इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक ऑफर। और अगर आप जनरल ऑफर दे रहे हो, कोई भी उसे एक्सेप्ट कर सकता है, कोई भी,
तो हम उसे क्या बोलेंगे, जनरल ऑफर। सर एग्जांपल, जैसे मान लो कि मेरा डॉग गुम हो गया, मान लो मेरा डॉग गुम हो गया, तो मैंने न्यूज़पेपर में लिखा कि जिसको भी मेरा डॉग मिलेगा मैं उसको 10,000 रुपए दूंगा। ठीक है, तो इसे कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, ये एक जनरल ऑफर है, जिससे भी मेरा डॉग मिलेगा वो मेरे को दे देगा और मेरे को उसको 10,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो दिस इज कॉल्ड अ जनरल ऑफर। ठीक है, तो जनरल ऑफर मीन्स जिसको हमने वर्ल्ड एट लार्ज को दे दिया, ठीक है, कोई भी पर्सन उसे एक्सेप्ट कर सकता है, इट इज कॉल्ड अ जनरल ऑफर। आगे बात समझ, तो आप लोग इसे अच्छे से रीड करिए। आइए, सबसे पहला रूल क्या है, इट शुड बी क्लियर, कहीं से भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कम्युनिकेट होना चाहिए। इट कैन बी, कम्युनिकेशन एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। और ऑफर एक्सप्रेस, जनरल ऑफर भी हो सकता है और स्पेसिफिक भी हो सकता है। जनरल कोई भी एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, स्पेसिफिक सिर्फ स्पेसिफिक पर्सन को गया और सिर्फ वही एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो आप ये प्लीज आज अच्छे से पढ़ना, ये टॉपिक को अच्छे से रीड करना, और अगर कोई डाउट हो तो मेरे से जरूर डिस्कस करेंगे। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस करा, ऑफर। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे, और जो बातें हमने ये जो ग्रीन कलर से आज हमने जो थोड़ा सा पेंडिंग रखा है, ये फर्दर क्लासेस में बिल्कुल डिस्कस होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है बच्चों, चलो, थैंक यू।